चलो फिर आज जो हमको स्टार्ट करना है ना, आज हमारे पास कौन सी है, क्लास नंबर सेकंड है। ठीक है, कल हमने स्टार्ट करा था नेशनल इनकम अकाउंटिंग से, आज उसकी ना क्लास नंबर सेकंड देखते हैं। अगर आपने पहली वाली क्लास नहीं देखी है तो एक बार उसको ना फटाफट से देख लो, तब आपको ये वाली क्लास थोड़ी और अच्छी ढंग से समझ में आएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज जो हमको जो बात करनी स्टार्ट करनी है, तो आप लिखो कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। आराम से अपनी नोटबुक में एक हेडिंग लिख लो, कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, अब क्या हुआ है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ कि जितने भी हमारे पास जो इकोनॉमिस्ट हुए ना, उन्होंने हमको 4 वेज दिए नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। ध्यान से मेरी बात समझना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे पास जितने भी इकोनॉमिस्ट हुए हैं, उन्होंने नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए या फिर किसी भी नेशन की इनकम को कैलकुलेट करने के लिए कितने वेज दिए? 4 वेज दिए। कितने दिए? 4 वेज। ठीक है, वो 4 वेज कौन कौन से हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए? तो भैया जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी। मैं फिर से बता रहा हूं, पहला वाला आप लिखोगे जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दूसरा बेस कौन सा है? जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। थर्ड है एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और जो फोर्थ है वो है आपके पास एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। मैं फिर से बता रहा हूं, ओवर आपने हेडिंग क्या लिखी है? आपने लिखी कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम, जहां पर आपने इस चीज को समझा है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे पास जितने भी इकोनॉमिस्ट हुए, उन्होंने कहा कि अगर आपको किसी नेशन की इनकम को कैलकुलेट करना है तो आप 4 तरीके से कर सकते हो। वो 4 तरीके कौन कौन से थे? जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, इन सबको हम एक एक करके समझते हैं। ठीक है, अगली हेडिंग है जीडीपी और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लिख लो आप, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसके बाद ब्रैकेट में लिख लेना भैया जीडीपी। ठीक है, तो क्या चीज है उस पर हम बात करते हैं। तो जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो बात कर रहा है टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। क्या बात कर रहा है कि हमको क्या करना है? टोटल मार्केट वैल्यू कंसीडर करनी है। क्या करना है? हमको टोटल मार्केट वैल्यू लेनी है। किस चीज की? जितने भी हमारे पास ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है। इंपॉर्टेंट वर्ड मैं फिर बता रहा हूं, फाइनल, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जितने भी किसी एक इकोनॉमी में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, उसकी मार्केट वैल्यू के बारे में बात हो रही है। कोई दिक्कत तो नहीं है? हम क्या समझ रहे हैं? हम बात कर रहे हैं भैया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे। और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे मैंने कहा कि भैया आपको क्या करना है? मार्केट वैल्यू लेनी है। आपने कहा किस चीज की मार्केट वैल्यू? तो मैंने कहा ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, किसी भी इकोनॉमी में जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन हो रहा है, उसकी आपको मार्केट वैल्यू लेनी है इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि मैं इंडिया के केस में बात करूं तो इंडिया के केस में हम लोग क्या करते हैं? अप्रैल टू मार्च कैलकुलेट करते हैं। अप्रैल 23 से लेके मार्च 24 तक हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये आपका जीडीपी। सिंपल। अगर कोई आपसे पूछ ले भैया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, तो आप उसको बता सकते हो ना, डेफिनेशन लिख के आप बोल सकते हो, इट रेफर्स टू द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि मैंने आपको बताया इंडिया के केस में कहां से कहां तक चल रहा है? अप्रैल टू मार्च तक चल रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं? पहली चीज समझ में आई। दूसरी चीज जो आपको जीडीपी में समझना है, जब आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को आप समझोगे तो आपको क्या करना है? विद इन अ ज्योग्राफिकल बाउंड्री का ध्यान रखना है भैया। मतलब कि हमको क्या करना है? मेजर तो करना है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो उनकी जो फाइनल वैल्यू है, किसकी? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू, उसको तो मुझको मेजर करना ही है। लेकिन ध्यान किस चीज का रखना है? ज्योग्राफिकल बाउंड्री का ध्यान रखना है। किसका? ज्योग्राफिकल बाउंड्री का। जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में डी से क्या था? डोमेस्टिक था। वैसे डी के बाद आप लिख लो भैया बी, और बी से याद रखना भैया बाउंड्री, ज्योग्राफिकल बाउंड्री। समझ में आए? इंडिया के केस में मैं अगर बात करूं तो आपको इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री का ध्यान रखना है कि विद इन अ ज्योग्राफिकल बाउंड्री हम देखेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है? तीसरी चीज जो ध्यान रखनी है, ध्यान से इस चीज को समझना। दूसरी चीज मैंने क्या बताई कि आपको भैया ऑल द
मेजर करना है वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन ज्योग्राफिकल बाउंड्री, ये मैंने बात करी। तीसरी चीज क्या ध्यान रखनी है कि कौन प्रोडक्शन कर रहा है उससे कोई लेना देना नहीं। मतलब अगर मैं इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री पर मैं अगर बात करूं तो भैया प्रोडक्शन इंडिया के लोगों के द्वारा भी हो सकता है और फॉरेनर्स के द्वारा भी हो सकता है। तो इसको आपको इग्नोर करना है। आपको बोला कि अगर हमको भैया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को कैलकुलेट करना है तो हम इसको इग्नोर करके चलेंगे, हमको कोई मतलब नहीं है कि भैया प्रोडक्शन कौन कर रहा है। हम ध्यान किस में रखेंगे, हम ज्योग्राफिकल बाउंड्री पर रखेंगे। जीडीपी के केस में याद रखना किस पे ध्यान रखोगे भैया, ज्योग्राफिकल बाउंड्री पर ध्यान रखोगे। प्रोडक्शन किसके द्वारा हो रहा, वो फर्म कहां से बिलोंग करी, क्या वो भारत की है या भारत की नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। क्या वो पर्सन भारत से बिलोंग करता है या भारत से बिलोंग नहीं करता, क्या वो फॉरेनर है या वो इंडिया का सिटीजन है, इससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ किस चीज का ध्यान रखना है भैया, ज्योग्राफिकल बाउंड्री का ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीजें। ठीक है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट याद रहेगा। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या लिखा आपने, इट रिफर्स टू द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। और उसके बाद आपने ये चीज भी लिखा कि विद इन अ ज्योग्राफिकल बाउंड्री हमको ध्यान रखना है, रिगार्डलेस ऑफ द नेशनलिटी ऑफ द इंडिविजुअल और फर्म। इसका आपको ध्यान नहीं रखना है। कौन प्रोडक्शन कर रहा, क्या वो भारत के लोग प्रोडक्शन करें या वो बाहर के लोग प्रोडक्शन करें, हमें उससे कोई मतलब नहीं। अगर हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्री पर प्रोडक्शन हो रहा है तो हम उसको जीडीपी पर कंसीडर करेंगे। सिंपल है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं थोड़ी सी बात करता हूं कि सपोज करते हैं, मैंने कहा कि मान लो कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ध्यान से मेरी बात समझना, मैंने कहा कि भारत में भैया कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। मैंने कहा कि भैया भारत में कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। आपने मुझसे पूछा कि भैया कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कहां की है, तो मैंने कहा भैया जापान की है। ध्यान से समझना, कार मैन्युफैक्चरिंग जो मैन्युफैक्चर्ड कर रही है कहां पर कर रही है, भारत पर कर रही है। ज्योग्राफिकल बाउंड्री कहां की है भैया, इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री पर वो प्रोडक्शन कर रही है, लेकिन कहां की कंपनी है, वो भैया बाहर की है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि जो वो यहां पर मैन्युफैक्चर्ड कर रहे हैं, क्या हम उसको कंसीडर करेंगे? आपने बोला हाँ जी बिल्कुल हम उसको कंसीडर करेंगे, क्योंकि जीडीपी कैलकुलेट करते हैं हमको सिर्फ बाउंड्री का ध्यान रखना है, ज्योग्राफिकल बाउंड्री का ध्यान रखना है। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि कंपनी यहां की या फिर जापान की है। समझ में आई बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरी चीज इसको समझो, मैंने कहा कि मान लो कोई यहां की कंपनी है, इंडिया की कोई कंपनी, सपोज करते हैं मैंने कहा टाटा, इंडिया की कोई कंपनी है टाटा, और वो क्या कर रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है यूके में, यूनाइटेड किंगडम पर वो मैन्युफैक्चर कर रही है जगुआर मान लेते हैं सपोज करते हैं। तो मैंने कहा क्या वो इंडिया की जीडीपी पर कैलकुलेट होगा, तो आपने कहा नहीं भैया नहीं, वो इंडिया की जीडीपी पर कैलकुलेट नहीं होने वाला है, क्योंकि वो इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री से बाहर प्रोडक्शन कर रहा है। आप समझ में आ रहा है क्या जीडीपी में क्या चीज कंसीडर करनी है, क्या चीज कंसीडर नहीं करनी। सिंपल है, एग्जांपल है, समझ में आया। जापानीज कंपनी वाला समझ में आया, टाटा का समझ में आया, ठीक है। अगर टाटा, ध्यान से मेरी बात समझना, अगर टाटा इंडिया में प्रोडक्शन कोई कर रहा है तो हम उसको कंसीडर करेंगे, लेकिन अगर टाटा को इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री से बाहर कोई प्रोडक्शन कर रहा है तो उसको हम कंसीडर नहीं करने वाले हैं जीडीपी में। इतना ही सिंपल, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर जापानीज कंपनी जो कहां की है भैया, जापान की, अगर वो भारत पर मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो हम उसको भारत की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर ऐड करने वाले हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज क्या जो आपने बोल्ड में लिखी है वो है विद इन अ ज्योग्राफिकल बाउंड्री को हमको ध्यान देना है, रिगार्डलेस ऑफ द नेशनलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स और फर्म्स। हमको इंडिविजुअल्स और फर्म की नेशनलिटी से कोई मतलब नहीं है। सिंपल है। अब एक वर्ड जो मैं बार बार बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वर्ड है भैया फाइनल वर्ड। अब आप मुझको बोलोगे कि यार फाइनल वर्ड पे तुम इतना जोर क्यों दे रहे हो, क्योंकि हमको फाइनल आउटपुट को कंसीडर करना है। जब आप जीडीपी की कैलकुलेशन कर रहे हो तो आपको फाइनल आउटपुट ऑफ सच गुड्स एंड सर्विसेज पर ध्यान देना है, ठीक है। आपको फिनिश गुड्स पर ध्यान देना है, आपको फाइनल गुड्स पर ध्यान देना है। जब भी आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट करो तो किस पे ध्यान दोगे, फाइनल वर्ड पर ध्यान दोगे। अब तुम बोलोगे तुम फाइनल वर्ड पर इतना ज्यादा ध्यान क्यों दे रहे हो, क्योंकि मैं अवॉइड करना चाहता हूं डबल काउंटिंग या ट्रिपल काउंटिंग को। ध्यान से मेरी बात समझना, हम क्या करना चाह रहे हैं, हम अवॉइड करना चाह रहे हैं कि भैया डबल काउंटिंग ना हो जाए, ट्रिपल काउंटिंग ना हो जाए। तुम बोलोगे किस चीज की, मैंने कहा भैया रॉ मटेरियल्स की, इंटरमीडिएट गुड्स की या फाइनल गुड्स की। समझ में आ गया, रॉ मटेरियल की डबल काउंटिंग ना हो जाए भैया, इंटरमीडिएट गुड्स की डबल काउंटिंग ना हो जाए, या फिर फाइनल प्रोडक्ट्स की डबल काउंटिंग ना हो जाए। उससे बचने के लिए हमने कहा कि सिर्फ फाइनल आउटपुट को ही हम कंसीडर करेंगे। अब थोड़ी सी बात समझ में आ रही है कि मैं फाइनल वर्ड में इतना जोर क्यों दे रहा था, क्यों, बचने के लिए, अवॉइड करने के लिए कि भैया डबल ट्रिपल काउंटिंग ना हो जाए कहीं। समझ में आ रहा, नहीं आया? एग्जाम्पल के तौर पर समझो, मैंने कहा सपोज करते कोई कार है, ठीक है। अगर मान लो कि भैया मैंने क्या करा, कार की वैल्यू को ऐड कर दिया। मान लो कोई भी कार जो आपकी जो फेवरेट कार है, आपने अगर जीडीपी कैलकुलेट करते हुए उस कार की वैल्यू को ऐड कर दिया, तो इसका मतलब उस कार में लगने वाली आपने स्टील को भी ऐड कर दिया,
ग्लास को भी ऐड कर दिया, रबर को भी ऐड कर दिया, या फिर और कोई कंपोनेंट्स जो कार पर होंगे उन सबको ऐड कर दिया ना आपने, उस कार की वैल्यू पर तो सब कुछ आ गया। तो इसका मतलब आपको स्टील को, ग्लास को, रबर को या उसके और दूसरे कंपोनेंट्स को दोबारा से ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं। तो फाइनल वर्ड कितना इंपॉर्टेंट है इसका ध्यान से समझ के चलना, ठीक है, क्योंकि आप अवॉइड करना चाहते हो डबल या ट्रिपल काउंटिंग को। समझ में आपने कहा कि भैया अगर हमने कार की वैल्यू को भी ऐड कर दिया, उसके साथ हमने स्टील, ग्लास, रबर या और दूसरे कंपोनेंट्स को भी ऐड करें तो डबल काउंटिंग नहीं हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए सिर्फ किसकी वैल्यू को करो ऐड, फाइनल को करो, ठीक है। लेकिन यहां पर भी ना थोड़ी सी एक प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम क्या है कि चलो कोई फाइनल आउटपुट है, ऐसी कोई कार है मान लो जो मैं इस्तेमाल करो तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ऐड करने पर। कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज जो फाइनल यूज के लिए है उनको ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं है भैया, फाइनल यूजर के बेसिस पर हम उसको ऐड कर सकते हैं। दिक्कत कहां पर आने वाली है, दिक्कत आने वाली है भैया इंटरमीडिएट गुड्स में, दिक्कत आने वाली है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, दिक्कत आने वाली है रॉ मटेरियल्स पर। इनको किस तरीके से हम कैलकुलेट करें भाई, क्योंकि ये सब तो क्या है, इनपुट है। अगर मुझे प्रोडक्शन करना है तो भैया इंटरमीडिएट गुड्स या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या फिर रॉ मटेरियल, ये सब क्या है, इनपुट है। इसकी हम किस तरीके से कैलकुलेशन करें, मेन चीज तो ये है ना। तो इनकी कैलकुलेशन करने के लिए भैया दो वेज बताए गए, ध्यान से समझना। किसकी कैलकुलेशन करने की मैं बात कर रहा हूं, इंटरमीडिएट गुड्स या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या रॉ मटेरियल्स की कैलकुलेशन करने के लिए दो वेज हैं। किस लिए, कि ताकि डबल काउंटिंग ना हो, डबल काउंटिंग से बचने के लिए दो वेज हैं इनके। पहला वेज तो बहुत सिंपल है कि आप लोग क्या कर लो, इनकी फाइनल वैल्यू को निकाल लो भैया प्रोडक्ट की, जो आपने सीखा ना अभी कि इन सब इंटरमीडिएट गुड्स की हेल्प से, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से या फिर रॉ मटेरियल से जोड़ के जो फाइनल गुड्स पर बन रहा है उसकी वैल्यू निकाल लो, बात खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली। दूसरा तरीका क्या है कि आप इनके वैल्यू एडेड को ऐड करते हुए चलते रहो। मतलब जो एक प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है ना, बिगिनिंग से लेके एंड तक, उसमें कितनी वैल्यू ऐड हो रही है आप उसको जोड़ते हुए चलते रहो बस। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? तो किस तरीके से आप जो जोड़ोगे कि जो भी सपोज करते प्रोडक्शन का प्रोसेस है मान लेते हैं, तो मैंने कहा प्रोडक्शन के प्रोसेस में जो भी आप एक लेवल पे जो आप सेल कर रहे हो उसमें से आप माइनस कर दो इंटरमीडिएट गुड्स को या इंटरमीडिएट प्रोडक्शन को। समझ में आ गया? तो आपको वैल्यू एडिशन मिल जाएगा। कोई दिक्कत इतने में? इतनी बात समझ में आई? जीडीपी समझ में आया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट समझ में आया, ठीक है। अब इसी के साथ नेक्स्ट हेडिंग आप लिख लो, रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इजी है, दोनों वर्ड एक ही हुए वैसे। रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी, ध्यान से इस चीज को समझना। मैं जीडीपी के बाद आपको समझा रहा हूं रियल जीडीपी और नहीं एंड, सॉरी और मत लिखना, रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। शब्दों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी, तो आपने हेडिंग लिख दी होगी रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। समझ में आया? इसको समझने से पहले मुझको एक चीज ये बता दो कि आपको जीडीपी समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अगर आपको जीडीपी समझ में आई तो आप रियल और नॉमिनल जीडीपी बहुत ही आसानी से आप समझ जाओगे, ठीक है। अब ध्यान से समझना, मैं सबसे पहले चर्चा कर रहा हूं नॉमिनल जीडीपी में। तो नॉमिनल जीडीपी को समझने के लिए बहुत ही सरल है कि आपको इस साल का प्रोडक्शन लेना है, करंट ईयर का प्रोडक्शन लेना है और करंट ईयर का ही प्राइस लेना है। सिंपल सी बात है। इसी साल का अगर मैं सपोज करते कि कोई मुझको कहे कि भैया तुमने कितना प्रोडक्शन करा, तो मैं बोलूंगा जितना मेरे पास आउटपुट है मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा उसके प्राइस से। यह है समझ में? अगर आप किसी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास गए, उससे पूछा भाई तुमने कितना आउटपुट प्रोड्यूस करा है, तो वो बोल रहे कि भैया हमने 10 कार प्रोड्यूस करी है, एक कार की कीमत 10 लाख रुपए, उसको मल्टीप्लाई कर दो आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत। तो नॉमिनल इतना ही सरल है, नॉमिनल बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है कि करंट ईयर का प्रोडक्शन ले लो। किस चीज का? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का। मैं फिर बता रहा हूं, मैं आपको नॉमिनल समझा रहा हूं, नॉमिनल जीडीपी में आपको समझा रहा हूं। मैंने कहा कि भैया नॉमिनल जीडीपी में क्या करना है, आपको करंट ईयर का प्रोडक्शन लेना है और उसको वैल्यू किस में करना है, करंट ईयर के ही प्राइसेस पर। सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं है। नॉमिनल समझ में आ रहा? अगर आपको नॉमिनल जीडीपी कोई पूछ ले तो आप किस तरीके से बोल सकते हो? आप बोलोगे कि करंट ईयर का जो प्रोडक्शन हो रहा है किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का, अगर हम उसको करंट ईयर के प्राइसेस के साथ वैल्यू कर रहे हैं तो नॉमिनल जीडीपी, कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरा आपके पास आता है रियल जीडीपी। रियल जीडीपी को समझने से पहले, अभी सिंपल समझना, रियल जीडीपी को समझने से पहले आप एक बेस ईयर मान लो। सपोज करते हैं अभी मैंने कहा भैया 2023 से चल रहा है, मैंने बोला हमारा बेस ईयर मान लो 2010 है, हम वहां से कंपेयर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो रियल जीडीपी में क्या रहता है कि हम करंट ईयर का प्रोडक्शन लेंगे, उसको वैल्यू करेंगे बेस ईयर पर। मतलब कि ध्यान से मेरी बात समझना, मैं आउटपुट तो इस साल का लूंगा
करंट ईयर का, लेकिन मैं उसको वैल्यू, मैं उसको मल्टीप्लाई कौन से साल से करूंगा? अपने बेस ईयर से मल्टीप्लाई करूंगा। मैं उसको वैल्यू किससे करूंगा? बेस ईयर से करूंगा। समझ में आ रहा? तो रियल जीडीपी जब आप समझ रहे हो, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए भैया? बेस ईयर। आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? बेस ईयर। और भी सिंप्लीफाई करके चल लो, चाहे आप नॉमिनल जीडीपी की बात करो, चाहे आप रियल जीडीपी की बात करो, दोनों में प्रोडक्शन तो करंट ईयर का ही है। फर्क कहां पर आ रहा है कि भैया नॉमिनल जीडीपी के जो प्रोडक्शन हो रहा है उसके हम प्राइजेस कौन से साल के लेते हैं? करंट ईयर के ही लेते हैं। और रियल में हम बेस ईयर के प्राइजेस लेते हैं, जो कि एक कांस्टेंट प्राइजेस होते हैं। समझ में आ रहा? आ रहा है समझ में? अब तुमने कहा कि भैया इन दोनों में से बेटर कौन सा है? रियल जीडीपी सही है या फिर नॉमिनल जीडीपी ज्यादा बेटर है? तो मैंने कहा भैया ज्यादा बेटर रियल जीडीपी है। तुमने कहा क्यों है भाई ऐसा? तो मैंने कहा जो आपके पास जो नॉमिनल जीडीपी है ना, वो कई बार आपको इन्फ्लेशन के वजह से भी बढ़ते हुए दिखेगा। मतलब कि भाई मान लो किसी साल में मान लो प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, लेकिन रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो उस केस में तो आपको जीडीपी बढ़ते हुए दिखेगा ना। समझ में आ रहा? तो ज्यादा बेटर कौन सा है? रियल जीडीपी ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो किस पे कैलकुलेशन कर रहा है? वो बेस ईयर पे कैलकुलेशन कर रहा है, जो कि कांस्टेंट प्राइसेस। आ रहा है समझ में? एग्जांपल के तौर पर बात करता हूं। मैंने कहा सपोज करते हैं इकोनॉमी को आप लो, और उस इकोनॉमी में मैंने कहा सिर्फ कार का ही प्रोडक्शन हो रहा है। सपोज करते हैं मैंने कहा कोई इकोनॉमी है, वहां पे सिर्फ कार का ही प्रोडक्शन हो रहा है और किसी चीज का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। इतनी बात समझ में आ गई? इतना मान सकते हो? ठीक है। अब मैंने कहा कि सपोज करते हैं अभी चल रहा है आपके पास 2023 और मैंने कहा मान लो इस साल 100 कार का प्रोडक्शन हुआ। कितने कार का? 100 कार का प्रोडक्शन हुआ। इतनी बात समझ में आ रही है? कितने कार का? या मान लो कि सपोज हमने बेस ईयर क्या लिया था? 2010। तो चलो 2010 से आपको समझाता हूं। मैंने कहा 2010 को लेके चलो, उस साल सिर्फ 100 कार का ही प्रोडक्शन हुआ और एक कार की कीमत मान लो 1 रुपए। मान सकते हो, मानने में तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्शन हुआ कितना? 100 कार का। एक कार की कीमत की कितनी है भैया? 1 रुपए। तो उस साल का कोई आपको बोले भैया नॉमिनल जीडीपी कितना होगा, तो आप बोलोगे भैया 100 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 100। कोई बोलेगा भैया रियल जीडीपी की कितना हो, तो हम बोलेंगे भैया वो भी सेम है, 100 को मल्टीप्लाई कर दो आप 1 से, कितना? 100। हमने बेस ईयर क्या माना? 2010 माना। समझ में आ गया? तो नॉमिनल जीडीपी भी भैया 100 रुपए आ रहा है और आपके पास रियल जीडीपी भी 100 रुपए आ रहा है। अब उसके कुछ साल बाद चल लो, मान लो मैंने कहा मान लो 2015 में चल लो। अब 2015 में 2015 पर मैंने कहा अब सिर्फ कार का प्रोडक्शन 50 ही हुआ। ध्यान से समझना, मैंने कहा 2015 पर मतलब 5 साल बाद सिर्फ कार का प्रोडक्शन कितना हुआ? सिर्फ 50 हुआ, सिर्फ 50 ही कार का प्रोडक्शन हुआ। लेकिन अब कार के रेट ना बढ़ गए, 1 रुपए से कार के रेट पहुंच गए कहां पर? 3 रुपए पर। समझ में आ रहा? तो इस केस पर आपको पता है जब हम नॉमिनल जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं तो करंट ईयर का प्रोडक्शन लेते हैं और करंट ईयर का ही प्राइस लेते हैं, तब आपकी कैलकुलेशन क्या बताएगी? 50 मल्टीप्लाई बाय 3 150। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही? आ रही है। और दूसरी, लेकिन रियल जीडीपी क्या बताएगी? 50 मल्टीप्लाई बाय बेस ईयर से मल्टीप्लाई करना, और बेस ईयर का प्राइस क्या था? 1 रुपए। वो कितना बताएगा? 50 बताएगा। अब समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है, क्योंकि प्रोडक्शन तो एक्चुअल में बढ़ा नहीं ना भाई, प्रोडक्शन तो कम हुआ। तो रियल जीडीपी किसके हिसाब से चल रही है? प्रोडक्शन के हिसाब से चल रही है। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आपको रियल जीडीपी बढ़ते हुए दिखेगी, प्रोडक्शन कम होगा तो आपको रियल जीडीपी कम होते हुए दिखेगी। दूसरी जो नॉमिनल जीडीपी वो बढ़ते हुए दिख सकती है, क्योंकि उसमें इन्फ्लेशन का फैक्टर भी हो सकता है। आप बोलोगे भैया कि वक्त के साथ प्राइसेस बढ़ रहे थे, इसके वजह से हमको नॉमिनल जीडीपी बढ़ते हुए दिखी। इतनी बात समझ में आ रही? तो आज की चर्चा में जो हमने जो बात करी आपके साथ, वो हमने कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम से स्टार्ट करा था, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी। जहां पर हमने पहला वाला कॉन्सेप्ट उठाया था, आपके पास जो पहला वाला बेस था वो क्या था? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे हमने बात करी, और उसके बाद मैंने आपके साथ रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के साथ चर्चा करी। ठीक है, इतना समझ में आया तो ठीक है। नेक्स्ट क्लास से आगे बढ़ेंगे, जहां पर हम बात करेंगे आपके साथ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी पर। तब तक थैंक यू।